अदानी से लेकर अंबानी तक और टाटा से लेकर बिरला तक सबने ग्रोसरी बिजनेस में अपने हाथ मेले किए, पर ये किराना स्टोर्स के मार्केट पेनिट्रेशन को बीट नहीं कर पाए। पहले तो सबको लगता था कि ये किराना स्टोर्स इन हाइपर लोकल बिजनेस मॉडल्स के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, पर आज भी रिटेल बिजनेस का 88% मार्केट शेयर ऐसे किराना स्टोर्स ने ही डोमिनेट कर रखा है। ऐसे क्यों है कि वॉलमार्ट और 7-Eleven जैसे बिजनेस मॉडल्स यूएस में तो मचा रहे हैं, पर यही बिजनेस मॉडल्स जब कॉपी करके इंडिया में लाया गया तो ये अपनी पकड़ नहीं बना पाए। इस एपिसोड में हम इंडिया के रिटेल इंडस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे और उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलो यूएस के रिटेल इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं और समझते हैं कि वॉलमार्ट ने यूएस में कब्जा कैसे जमाया। 1950 के बाद यूएस में डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। रेलवेज, कार्स, टेलीफोन्स, रेफ्रिजरेटर, ओवन्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से यूएस इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था। लोगों को कंफर्ट और कन्वीनियंस क्या होता है वो समझने लग गया। यूएस ने 1950s के बाद ऐसा ग्रोथ फेज देखा जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी और इसी वजह से दुनिया भर से लोग यूएस में माइग्रेट करने लग गए। इनफैक्ट 1870 में यूएस की पॉपुलेशन सिर्फ 40 मिलियन थी, जो सिर्फ एक सेंचुरी में बढ़कर 280 मिलियन हो गई। लोगों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर से निकलने लगा और व्हाइट कॉलर जॉब्स की तरफ बढ़ने लग गया। मान लो मेरी बात, आज यूएस में सिर्फ 4% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और इसी के कंपैरिजन में इंडिया की 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। चलो तो अब कॉन्टेक्स्ट सेट हो ही गया है, तो समझते हैं कि वॉलमार्ट जैसा बिजनेस मॉडल इंडिया में क्यों नहीं काम कर सकता। रीजन नंबर 1, वुमेन वर्कफोर्स। 1960s में जब वॉलमार्ट शुरू हुआ था तब यूएस के अंदर 76% वुमेन ऑलरेडी वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट कर रही थी और आज 2023 में इंडिया के अंदर सिर्फ 20% वुमेन लेबर वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करती है। अब देखो, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों काम पे जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? इसीलिए यूएस के अंदर रेडी टू कुक फूड और पैकेज फूड की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। 1970s में 80% लोगों के पास रेफ्रिजरेटर्स थे, मतलब वो पूरे एक महीने का राशन एक साथ स्टोर कर पा रहे थे। आपने कोको कोला, क्रैम्बेल, हर्शीज और ऐसे बड़े बड़े नाम तो सुने ही होंगे। ये सब वही टाइम के तो ब्रांड्स हैं जो पैकेज फूड और ड्रिंक्स बनाते थे। जैसे जैसे लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स की तरफ बढ़ते गए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि पैकेज फूड कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बनाने के लिए टाइम भी कंज्यूम नहीं करता। इसीलिए यूएस के अंदर लोग हफ्ते में एक बार वॉलमार्ट जाते हैं और पैकेज फूड खरीद के लाते हैं। अब देखो भाई, अपने देश में ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज भी हम एक ऐसे पेट्रियार्कल सोसाइटी में जीते हैं जहां आदमी कमाता है और औरत किचन संभालती है। इसीलिए हमें कभी पैकेज फूड की जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि हर घर में एक मदर या वाइफ फ्रेश खाना बनाने के लिए हमेशा अवेलेबल थी। और वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े रिटेल चेन्स में जो रेडी टू कुक फूड इजीली अवेलेबल होता है, उनकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये एक मेन रीजन है कि इंडिया में लोगों को होम कुक्ड फूड की आदत सी लग गई। हाँ, ये बात सच है कि प्रिजर्व्ड फूड के हेल्थ पे काफी रिपरकशंस होते हैं, पर ये टॉपिक इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। चलो, अभी दूसरा रीजन है परचेस पावर। जब यूएस में इतने लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का फायदा ले रहे थे तो उनकी पर कैपिटा इनकम $2,500 से बढ़कर $15,000 हो गई थी और आज 2023 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी तक $1,800 है। हाँ भाई, इसमें परचेस पैरिटी का फंडा आता है, मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। बैक टू टॉपिक। देखो, इंक्रीज्ड इनकम, अर्बनाइजेशन, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ से कंपनीज को मास प्रोडक्शन के फायदे होने लग गए। पैकेज फूड इंडस्ट्री और बढ़ने लगी और कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन शुरू हो गए। एक ऐसा सप्लाई चेन जो प्रोसेस फूड को ब्लास्ट फ्रीज करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, और इसको लेवरेज किया वॉलमार्ट जैसे बड़े सप्लाई चेन्स ने। उन्होंने बल्क में बाय करना शुरू किया और उस पे हेवी डिस्काउंट्स दिए, जो यूएस के लोकल ग्रोसरी स्टोर्स कभी कंपीट ही नहीं कर सकते। और यही एक वजह है कि 1946 में यूएस का रिटेल चेन का शेयर 28% था, जो बढ़कर 1954 में 48% हो गया और इवेंचुअली 1970 तक आते आते ये 80% हो गया था भाई। पर यही स्ट्रेटेजी इंडिया में कॉपी करके लाया तो फ्लॉप हो गया। यूएस में उस जमाने में 80% लोगों के पास एटलीस्ट एक गाड़ी थी, पर टाइम किसी के पास नहीं था। इसलिए उन्होंने बल्क बाइंग शुरू किया, मतलब हफ्ते में एक बार जाओ और सारा पैकेज फूड एक साथ खरीद लो। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में 2023 में सिर्फ 7% इंडियंस के पास 4 व्हीलर्स है। जब हर गली मोहल्ले में किराने की दुकान है तो क्यों कोई रिक्शा करके इतनी दूर सामान खरीदने जाएगा। तीसरा रीजन है इंडियाज कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी। देखो, अपना भारत एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम पे चलता है। यहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक खाने वाले और खिलाने वाले की डिमांड अलग है। इसलिए यूएस जैसा होमोजेनियस सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है।
यही यूनिटी इंडिया को अलग बनाती है, पर सप्लाई चेन को बहुत बड़ा चैलेंज देती है। इसीलिए लोकल किराना स्टोर्स अपने रीजनल डिमांड को समझते हैं और लोगों को क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ऐसे रीजन स्पेसिफिक सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए जियो मार्ट, डी मार्ट जैसे बड़े रिटेल सप्लाई चेन्स को 25% प्रोडक्ट्स रीजन स्पेसिफिक लाने पड़ेंगे। इसलिए एक ही कंपनी को इंडिया में अपना डोमिनेटिंग प्रेजेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। देखो, लोकल किराना स्टोर्स और भी एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे लो इंटरेस्ट रेट्स पे क्रेडिट प्रोवाइड करना और घर पे डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंस्टेंट। ऐसे स्पेशल फीचर्स सिर्फ एमएसएमईज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने एरिया के लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। अब देखो, मैंने प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर बताऊंगा। आगे जाकर इंडिया में रिटेल चेन्स और किराना स्टोर्स म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करेंगे, और किराना स्टोर्स तो कभी बंद नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ये अपने कंट्री के ग्रोथ का बैकबोन है और ये अपने भारत के कल्चर का पार्ट बन चुका है। कोई बिजनेस मॉडल यूएस में पॉपुलर हुआ इसलिए इंडिया में भी होगा, ये जरूरी नहीं है। बस एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा रिसर्च पसंद आता है तो फॉलो करने मत भूलना। मैं अपने भारत पे ऐसे पॉजिटिव वीडियोस बनाते रहूंगा, क्योंकि मेरा भारत बदल रहा है।